हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों की प्रेपरेशंस जून अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छी चल रही हैं। आज से लेके हम लोग CMA फाइनल के जो लॉ का सब्जेक्ट है उसकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। रिवीजन के अंदर हम लोग सबसे पहले कहाँ से बिगिन करेंगे? जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कंपनी लॉ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज एज यू नो ये चैप्टर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका वेटेज भी बहुत है। तो देयरफॉर हमारे लिए ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट देन इसके अंदर भी हम लोगों ने अलग अलग सेग्रीगेशंस कर रखे हैं इसके, कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट आप लोगों के लिए ABC एनालिसिस का वीडियो जो है वो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको उससे पता लगेगा कि कौन से चैप्टर्स इसमें से भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेस इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं रिविजन सीरीज हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंपनी लॉ का चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज व्हाट, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। या भी हम इसके अंदर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही कवर करेंगे, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की डेफिनेशन, मीनिंग क्या होता है कंपनी का? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि हम लोग कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो भी कंपनीज फ्रेम्ड होंगी या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में जो कंपनीज बनाई गई है। प्रीवियस कंपनी लॉ हमारे पास कौन सा कंपनी लॉ है? 1956 का लॉ है, ओके। अच्छा, कंपनी के कुछ फीचर्स हैं वो स्टडी करेंगे, बिकॉज ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रही है हमें इससे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देयरफॉर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के साथ। देखिए फीचर्स के अंदर सबसे पहला फीचर हम इसका देखते हैं, दैट इज व्हाट, कंपनी हैज़ एन आइडेंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी बुलाते हैं, करेक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो अलग है और उसके मेंबर्स उससे कंप्लीटली अलग है, यानी कि मेंबर्स कंपनी की प्रॉपर्टी में कुछ भी राइट क्लेम नहीं करेंगे और ना ही कंपनी का मेंबर्स की प्रॉपर्टी पे, एसेट्स पे कोई भी राइट है, करेक्ट। इट हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, वो अपनी प्रॉपर्टी खुद अक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, सब चीज़ें कर सकती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हमने पढ़ा वो कौन सा है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिमिटेड। इस केस के अंदर क्या हुआ था, याद करो इसके फैक्ट्स को, कि सोलोमन एक बूट मैन्युफैक्चरर था जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। एक दिन उसने क्या किया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और अपना ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उस कंपनी को सेल कर दिया, राइट। तो कंपनी को सेल कर दिया तो बदले में कंपनी उसको क्या करेगी? कंसिडरेशन पे करेगी। कंसिडरेशन में कंपनी ने इसको क्या किया? अपने कुछ शेयर्स दे दिए, कुछ डिबेंचर्स दे दिए एंड साथ में बैलेंस अमाउंट कैश में पे कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि कंपनी ने ये सारा कंसिडरेशन उसको पे कर दिया, बट एक दिन कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है एंड कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो कंपनी के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, जो भी क्रेडिटर्स थे, उन लोगों ने क्या किया? ये क्लेम किया कि क्योंकि इस कंपनी का ओनर सोलोमन है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर सोलोमन एंड उसकी फैमिली के पास ही थे कंपनी के, तो उन्होंने ये डिमांड किया कि कंपनी क्योंकि सोलोमन की है तो हमारे डेट्स को कौन पे ऑफ करेगा? सोलोमन करेगा। ये मैटर केस फाइल हुआ इसके ऊपर, कोर्ट में गया ये मैटर। इट वाज डिसाइडेड कि जो सोलोमन है वो ये अमाउंट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सोलोमन खुद भी एक क्रेडिटर है कंपनी का, उसको डिबेंचर्स दिए थे ना कंपनी ने, तो इसलिए ही इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रेडिटर्स। यहाँ से अराइज हुआ हमारा प्रिंसिपल, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी एक अलग एंटिटी है, उसके मेंबर्स अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। मेंबर्स ने जितना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे करने के लिए प्रॉमिस किया था शेयर्स खरीदने के बदले, बस उतने अमाउंट तक के लिए ही इज एलिजिबल, उससे ज़्यादा तो हम 1 रुपया भी उससे क्लेम नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सोलोमन के केस में यही देखा। एक और चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर होती है, लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर। लिमिटेड लायबिलिटी भी यहीं से अराइज हो रहा है। ये फीचर क्या बोलता है कि कंपनी में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, याद करो यही पढ़ा था हमने, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितना पैसा बच गया है बस उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अच्छा,
थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, सेकेंड लिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड फीचर आता है परपेचुअल सक्सेशन, विच मीन्स मेंबर्स मे गो, मेंबर्स मे कम, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, करेक्ट। विच मीन्स कंपनी जो है वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, इवन सारे के सारे भी मर गए ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी जो है वो चलती ही रहेगी। तो कंपनी को क्रिएट किसने किया है, कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया है, और कंपनी को वाइंड अप भी कौन करेगा, लॉ ही करेगा, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट देखिए, सेपरेट प्रॉपर्टी एज अ सेपरेट ओनर। क्या कंपनी खुद के नाम से असेट्स को होल्ड कर सकती है, क्या वो खुद के नाम से असेट्स खरीद सकती है, बेच सकती है, बिल्कुल कर सकती है, आंसर इज यस। ओके, सो खुद के नाम से कंपनी के पास राइट होता है असेट्स ओन करने का, उनके ऊपर मेंबर्स का कोई राइट है क्या, नहीं, मेंबर्स का उनके ऊपर कोई भी राइट नहीं है, फाइन। नेक्स्ट, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं क्या वो ट्रांसफरेबल होते हैं, क्या कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं, यस बिल्कुल कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंपनी है, दैट इज व्हाट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है वो आपके फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, ट्रांसफरेबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। फ्रीली मतलब आराम से बेचो खरीदो, टेंशन नहीं लेनी है कि कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, एट अ क्लिक आपके शेयर्स बिक जाएंगे, एट अ क्लिक आपके शेयर्स खरीद लोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी हुई हैं, आप ऐसे ही अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ओके। देन कम्स कॉमन सील। देखो कॉमन सील मैंडेटरी है क्या, ये बताओ, नहीं, कॉमन सील ऑप्शनल है। तो अगर ये ऑप्शनल है मतलब तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सील नहीं लगाना है, नहीं लगाना है तो फिर कौन साइन करेगा डॉक्यूमेंट्स को, बिल्कुल सही बात है, 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे, ठीक है, या फिर एक डायरेक्टर कर लेगा एंड एक CS कर लेगा, ठीक है, 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे इसको। पहली बात तो ये नहीं है, अगर कंपनी में CS है तो फिर तुम किससे साइनिंग करवाओगे, एक डायरेक्टर से और एक CS से साइनिंग करवाओगे, ठीक है। अच्छा आगे देखो, यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया, अलग अलग कंपनी के फीचर्स देख लिए। तो कंपनी को क्योंकि हम लोग डेफिनेशन से क्लियरली नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, फीचर्स के थ्रू समझेंगे। तो एक तुम्हारा फीचर्स का पूरा 7 मार्क्स का इकट्ठा क्वेश्चन बनता है, ओके। देन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये एक डॉक्ट्राइन है। इस डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है, देखो वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है कर्टेन, कोई भी एक कर्टेन है, पर्दा है, उस पर्दे को हम लोग वेल बुलाते हैं। अब डू यू अग्री कि कंपनी के और उसके मेंबर्स के बीच में एक पर्दा है बीच में, है ना। अब अगर सपोज करो मेंबर्स जो हैं वो इस पर्दे के पीछे छुप के अगर फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्दे को लिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और लिफ्ट कर लिया अगर हमने इसको तो फिर क्या हो जाएगा, कंपनी और मेंबर वन एंड द सेम पर्सन बन जाएंगे। इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, वन एंड द सेम पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, फाइन। सो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन लोगों को कैसे ट्रीट करना है हमें एज वन एंड द सेम पर्सन, फाइन। तो इसमें कुछ कुछ केसेस हम लोग पढ़ेंगे जिन केसेस के अंदर कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट किया जाएगा। देखो सबसे पहला, ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। इसका केस याद आ रहा है क्या, ट्रेडिंग विद एनिमी, याद करो मैंने हेडिंग क्या लिखवाई थी आप लोगों को, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर, है ना, जिसमें हमने केस कौन सा पढ़ा था, क्या केस का नाम था, कॉन्टिनेंटल टायर्स ना वर्सेस डेमलर, एग्जैक्टली। तो उस केस के हिसाब से अगर सपोज करो इंडियन कोर्ट्स को लगता है कि कोई भी कंपनी जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके एलियन एनिमीज कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जिस कंट्री के सिटीजन्स के साथ हम लोग एट वॉर हैं उन सिटीजन्स ने इस कंपनी को कंट्रोल कर रखा है, और अगर वो लोग उसको यूज़ करके फ्रॉड्यूलेंट एक्ट्स करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे, फाइन। दूसरा देखो, द मैटर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड, ये तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टैक्स इवेजन्स की बात कर रहे हैं। याद आ रहा है क्या वो डिनशॉ मानेक जी वाला केस, सर डिनशॉ मानेक जी का केस,
है ना। तो उसमें भी हमने ये देखा था कि उसने क्या किया था, अपनी इनकम को छुपाने के लिए अलग अलग कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर दी एंड ऐसा करके उसने क्या किया, टैक्स इवेजन किया था। फाइन। नेक्स्ट देखो, कंपनीज क्या कर रही हैं, सब्सिडरी क्रिएट कर रही हैं अपने एजेंट की तरह। केस का नाम याद आ रहा है क्या, आरजी फिल्म्स करके पढ़ा था हमने कि कंपनी तो अमेरिकन कंपनी थी, वो वहाँ पे मूवीज़ बनाती थी, बट इंडिया में उसको मूवी रिलीज़ करनी थी और अप्रूवल मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, अपना एक सब्सिडरी कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, वो कंपनी उन्होंने क्रिएट करी और ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में भेजा उस मूवी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो वो बाद में क्या उसके ऊपर वो क्या डिसीजन क्या आया कि ये मूवी इंडिया में रिलीज़ नहीं हो सकती। वाई, बिकॉज अमेरिकन कंपनी उसको एजेंट की तरह यूज़ करी थी, तो हमने वेल को लिफ्ट कर दिया। ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वो याद है क्या, एसोसिएटेड रबर टायर्स वाला केस, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, याद है, इसके वर्कमैन ने इसी कंपनी के ऊपर केस फाइल किया था। क्यों, क्योंकि वेलफेयर लेजिस्लेशन था, यानी क्या, बोनस, इन लोगों को बोनस पे नहीं हो रहा था, इस वजह से इन्होंने क्या किया था, केस फाइल किया था कि भाई कंपनी कमा तो बहुत अच्छा रही है लेकिन ये बोनस जो है ना वो नहीं देती है, और वो क्या करती है फिर अपनी इनकम कम दिखाने के लिए फंड्स का डाइवर्जन करती है, यानी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने ताकि उनका खुद का प्रॉफिट कम दिखे, वो इनकम कम दिखेगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इनको बोनसेस भी कम पे करने पड़ेंगे ना। To protect the public policy and prevent the transactions contrary to the public policy, इसके अंदर हमने केस क्या पढ़ा था, जोन्स वर्सेस लिपमैन, याद है कि लिपमैन ने इसके साथ पहले तो प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी सेल करूंगा, बाद में पता लगा कि इसने अपनी दूसरी कंपनी बना के प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी और बाद में कहा कि भाई कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तुम जाके कंपनी से ले लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनका पहले से ही अग्रीमेंट टू सेल एंटर किया हुआ था ना। नेक्स्ट, quasi criminal cases in order to look behind the legal person and punish the real persons who have violated the law। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कौन लोग इसके पीछे छुप के इस कंपनी की आड़ में क्या कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। लास्ट, जब वो किसी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो ये बेसिक है, इसमें कोई केसेस एज सच नहीं थे, केसेस हम लोग ऊपर वाले पॉइंट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, केस लॉज का नाम यहाँ पे लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, केसेस के नेम्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक भी तुम्हारा इकट्ठा 7 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके है ये, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ कंपनीज देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की कंपनीज हैं, अलग अलग बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे जो कंपनी है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। यानी स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं, वो कंपनी जो एक स्पेसिफिक एक्ट के अंदर बनाई गई है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसको किसने बनाया है, स्पेशल एक्ट ने बनाया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा, LIC है ना, और भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, RBI एक्ट के अंदर बनाई गई बॉडी है ना, और एग्जाम्पल ले लो SBI, फाइन, सेबी, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ये सारी आपकी क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनीज है। फाइन। सेकंड, रजिस्टर्ड, सिंपल है, जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड कहाँ है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर है, उन कंपनीज को हम क्या बुलाएंगे, रजिस्टर्ड कंपनीज बुलाएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड बेसिस देखो, ये हमारा फर्स्ट बेसिस था, अभी सेकंड के हिसाब से लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो लाइबिलिटी के हिसाब से एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है और एक लिमिटेड बाय गारंटी होती है। देखो लिमिटेड बाय शेयर्स जो है ना, उसमें आपका लाइबिलिटी कितने अमाउंट तक रहेगा, जितने अमाउंट तक का आपने प्रॉमिस किया था, अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, बस उतने तक के लिए ही आप एलिजिबल हो। सपोज करो अगर तुमने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, तुमने उसमें से 60 रुपये तो पहले ही पे कर दिए हैं, 40 रुपये तुम्हारे अभी भी बच गए हैं। अब कंपनी तुमसे कितना पैसा मांग सकती है, सिर्फ 40 रुपये मांग सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मांगेगी। ओके, नेक्स्ट गारंटी। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि हम एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के एसेट्स में, लेकिन वो कब कंट्रीब्यूट करेंगे, जब कंपनी का क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप होगा। तो अभी जब मैं शेयर्स खरीद रही हूँ ना, मैं तब कुछ भी पैसा कंपनी में नहीं डालूंगी, मैं पैसा कब डालूंगी, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। ओके,
फाइन। और एक अनलिमिटेड कंपनी है जिस कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये कंपनीज प्रैक्टिकली इंडिया में बनती ही नहीं है। एमसीए इस टाइप की कंपनीज को इंडिया में नहीं बनाता है। फाइन। अच्छा, तो दो बेसिस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं, कौन कौन से, एक लाइबिलिटी का बेसिस हो गया और एक इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हो गया। फाइन। अब नेक्स्ट चलो मेंबर्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। मेंबर्स के बेसिस पे देखो हमारे पास 3 कंपनीज रहेंगी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अच्छा मुझे बताओ ओपीसी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? ठीक है, 1 होता है ना, और मैक्सिमम भी मेंबर इसके अंदर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स मिनिमम 7 रहेंगे और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन कर दिया। फाइन। सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग ओपीसी क्या होती हैं। देखो ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर एक ही शेयर होल्डर है, एक ही डायरेक्टर है। ऑल्दो डायरेक्टर ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन शेयर होल्डर सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले चलता था ना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का ही क्या है, थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा समझ सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, ओपीसी आपकी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी कैसे भी बन सकता है, बट इसका फीचर्स देखो क्या है। पहला तो इसको सिर्फ 1 शेयर होल्डर होना चाहिए, इसके अंदर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। रेजिडेंट के आगे लिख दो वेदर और नॉट, ये अमेंडमेंट है, इसको करो, वेदर और नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ज़रूरी नहीं है इंडिया का रेजिडेंट ही हो वो, लेकिन सिटीजन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। एंड दूसरा वो क्या होगा, एक नेचुरल पर्सन होगा। फाइन। नेक्स्ट, नॉमिनी। अब अगर कल को सपोज तुम्हारा ये एक सिंगल शेयर होल्डर मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ओपीसी को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा ओपीसी को? जो नॉमिनी होगा इसका, है ना। तो ऐसे हमें एक नॉमिनी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। नॉमिनी भी आपका क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। इसके लिए भी वही वेदर वाला क्लॉज वापस आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है ये। और देखो डायरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे एक हो सकता है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। डायरेक्टर्स एक रहेंगे, मैक्सिमम 15 रहेगा। फाइन। प्राइवेट कंपनी, ओपीसी में तो हमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे प्राइवेट पे चलते हैं। प्राइवेट की डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। डेफिनेशन क्या बोलती है? सबसे पहला इसके पास राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं क्या? मुझे बताओ, फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या? ना, फ्रीली नहीं है ना। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि आपको ट्रांसफर करने से पहले पूछना पड़ेगा, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इनको सेल कर सकते हो। फाइन। नंबर ऑफ मेंबर्स इसके कितने होंगे? मैक्सिमम 200 होंगे, लेकिन इसमें से हमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे? एक तो जो कंपनी के करंट एम्प्लॉयज़ हैं, और दूसरा जो कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जो कंपनी में जब काम कर रहे थे ना, बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों को हमने शेयर्स इशू किए थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या किया, कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर वो आज भी है। ठीक है, उन्होंने ऑल्दो कंपनी से अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन फिर भी वो शेयर होल्डर कंपनी के आज भी बने हुए हैं। ऐसों को हमें 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है। क्लियर? अच्छा, जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, उनके शेयर को हमें सिंगल की तरह ट्रीट करना है। और लास्ट पार्ट जो इसकी डेफिनेशन का आता है वो क्या है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स या डिबेंचर्स। यानी कि हम आईपीओ ला सकते हैं क्या? प्राइवेट कंपनी के अंदर आईपीओ लाना भी मना है। एक चीज़ अच्छे से नोटिस करना, यहाँ पे वर्ड प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे वर्ड रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोहिबिट का मतलब होता है कंप्लीट बैन, बिल्कुल मना है, आईपीओ तुम किसी भी शर्त पे नहीं ला सकते हो। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है ना, मतलब आपको सर्टेन कंडीशंस कंप्लाई करनी है। अगर वो सर्टेन कंडीशंस आपने कंप्लाई कर दी तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोगों ने पूरा डेफिनेशन देख लिया किसका?
किसका डेफिनेशन देखा हम लोगों ने? प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन देखा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी. अच्छा, अब पब्लिक कंपनी की बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है. पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. सिंपल है, ठीक है. इसके अंदर मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे? 7. डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होंगे? 3 होंगे. मैं एक बार आपको डायरेक्टर्स का चार्ट भी बनवा देती हूँ. ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक. मिनिमम डायरेक्टर्स ओपीसी में 1, मैक्सिमम 15. करेक्ट. प्राइवेट के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 2, मैक्सिमम 15. पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15. अच्छा, 15 को भी आप एक्सीड कर सकते हो क्या? कर सकते हो, अगर आपने एसआर पास कर दिया तो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी हम लोग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट. नेक्स्ट, यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने कहा है, सपोज करो एक कंपनी ऐसी है, पब्लिक कंपनी है, जो there is a company which is a public company. इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है जो कि क्या है? प्राइवेट कंपनी है. लेकिन फिर भी प्राइवेट होने के बाद भी इसको हम लोग क्या मान लेंगे? हम इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे. ठीक है, ये कंपनी क्या हो जाएगी? डीम्ड पब्लिक. क्यों? क्योंकि इसका होल्डिंग कौन है? एक पब्लिक कंपनी है और ये इसकी क्या है? सब्सिडरी है. दैट इज वाई. ठीक है, तो अगर एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट होगी तो प्राइवेट को भी क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक कंपनी ही मान लिया जाएगा. करेक्ट. फाइन. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज अ स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया जो यहाँ पे दे रखा है ये फॉलो नहीं करना है हमें. स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा? देखो, जिसका पीयूसी 4 करोड़, बिल्कुल ये एकदम सही क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 करोड़ रहेगा और 40 करोड़. लेकिन हायर अमाउंट सरकार आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है. वो हायर अमाउंट कितना प्रिस्क्राइब करेगी? 10 करोड़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. और यहाँ पे 100 करोड़ मैक्सिमम. लेकिन ये लिमिट्स किसके लिए हैं? ये लिमिट्स है ना सीजी के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है. अगर हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 और 40 करोड़ की लिमिट को ही ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे. करेक्ट. अच्छा, एक चीज और, ये इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इक्वलेंट तो हो सकता है. तो आपका पीयूसी कितना हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़. टर्नओवर कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 40 करोड़. दोनों के बीच में और है या एंड है? एंड होता है इनके बीच में. ठीक है, मेक श्योर करना आप इस चीज का. यहाँ पे ये सही नहीं है, एंड लिखेंगे हम. दोनों लिमिट्स कंप्लाई होती है हमारी. प्रोवाइडेड एट नथिंग शेल अप्लाई, यानी कि पहली बात तो स्मॉल कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती है. सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी, और जो स्पेशल एक्ट में बनी है वो भी नहीं. एक बात और ध्यान रखेंगे, पब्लिक कंपनी, चौथा पॉइंट ये मार्क कर लेना, पब्लिक कंपनी भी आपकी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी. करेक्ट. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे वी हैव होल्डिंग एंड सब्सिडरी. होल्डिंग की मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आज सच ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. डेफिनेशन किसकी है? सब्सिडरी कंपनी की है. राइट. तो सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी जिसमें दूसरी इसकी होल्डिंग कंपनी इसका बोर्ड का कॉम्पोजिशन जो है वो होल्ड करती है, या फिर आधे से ज़्यादा वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? इसकी होल्डिंग कंपनी के पास. अब ये कंट्रोल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कि ये इसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी या फिर रिमूव करेगी. डायरेक्टर्स को अपॉइंट या फिर रिमूव किया जाएगा. उसका पावर किसके पास रहेगा? इसमें होल्डिंग कंपनी के पास रहेगा.
डन। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्टिंग के बेसिस पे वी हैव वन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और एक होती है अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब वो जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती है। लिस्टेड है इसका मतलब क्या हो गया, इसके शेयर्स में पब्लिक जो है वो ट्रेडिंग कर सकती है ना, ऐसी कंपनी को हम क्या बुलाएंगे, लिस्टेड कंपनी बुलाएंगे। फाइन। अनलिस्टेड कौन सी रहेगी, जो लिस्टेड नहीं है यानी जिसके शेयर्स में पब्लिक ट्रेडिंग नहीं कर सकती है। ओके, ये हम लोगों को डेफिनेशन दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू मी हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से एक्ट में कहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं आपको रिवीजन सीरीज़ के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सिर्फ वही आपको कंप्लीट करवाऊंगी। जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, उनको मैं इसमें कवर नहीं करवाने वाली। फाइन। नेक्स्ट देखो, अनलिस्टेड यानी वो कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, अदर देन द लिस्टेड कंपनीज। ओके, अब कुछ और टाइप की कंपनीज देखो तुम इसमें। गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें 51% से ज़्यादा होल्डिंग किसकी होती है, सीजी, एसजी, पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय एसजी, ठीक है। फॉरेन कंपनी देखते हैं। अच्छा, सब्सिडरी जो होती है गवर्नमेंट की, वो भी ध्यान रखना गवर्नमेंट ही कहलाती है। गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी जो है वो भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट ही कहलाएगी, ठीक है। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये समझो। ये कंपनी जो है बनी तो इंडिया से बाहर है, बनी कहाँ है, इंडिया से बाहर, लेकिन इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इंडिया में, यानी ये कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में भी कर रही है, या तो उसका पीओबी इंडिया में है प्लस एंड है बीच में, है ना, एंड इसका क्या है, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में। बेसिक एग्जांपल ले लो ना हमारे लिए, गूगल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनीज हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंपनीज हैं, लेकिन ये लोग बिजनेस भी तो इंडिया में कर रही है ना, काम धंधा चल रहा है ना इंडिया में भी तो इनका, इसीलिए। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसी कंपनीज जो यहाँ बनी हैं और यही काम धंधा करती हैं, ठीक है, या कहीं बाहर भी जाके कर ले तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बनी तो यहाँ है ना, उनको हम लोग क्या बुलाएंगे, इंडियन कंपनी बुलाएंगे। जो बनी बाहर है यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है वो फॉरेन कंपनी है हमारे लिए। एक और तीसरा क्राइटेरिया तुम्हारा क्या हो सकता है, जो बनी भी बाहर है, काम धंधा भी बाहर कर रही है अपना, तो वो तो कंप्लीटली हमारे परव्यू से बाहर है, उसको क्यों कंट्रोल करेंगे हम लोग, इंडियन कंपनीज एक्ट में उसका जिक्र भी क्यों होगा। तुम सोचो, तुम बने भी बाहर हो, तुम काम धंधा भी बाहर करो, तुम्हारा इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर तुम फॉरेन कंपनी नहीं हो, ये भी ध्यान रखना ना, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। लॉजिक्स के ऊपर चलो तो आप इजीली सारी चीजें सॉल्व कर लोगे। फाइन। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी, जिस कंपनी में दूसरी कंपनी का क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, 20%, यानी 20% से ज़्यादा की अगर होल्डिंग किसी ने तुम्हारी एक्वायर कर ली तो वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, जॉइंट वेंचर को भी एसोसिएट बुलाएंगे क्या, बिल्कुल बुलाएंगे, जॉइंट वेंचर भी आपका एसोसिएट कंपनी में फॉल करता है। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी, क्या होती है डोरमेंट कंपनी, विच इज एन इनएक्टिव कंपनी ना, प्लस उस कंपनी को क्यों बनाया गया है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट होल्ड करने के लिए बनाया गया है, एंड इनएक्टिव है यानी इस कंपनी के कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एज सच नहीं हुए हैं। दूसरी चीज़, ये कंपनी है ना, जैसे फाइलिंग्स वगैरह नहीं कर रही है अपनी, तो भी हम उसको डोरमेंट बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुल मिला के एनी हाउ कंपनी के एक्टिव बिजनेसेस कुछ भी नहीं है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी हमारे लिए, इनएक्टिव कंपनी कहलाएगी। फाइन। नाउ निधि कंपनी, निधि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ लेन देन करती है, यानी लोन्स लेने और देने का काम है, और सिर्फ किसके साथ लोन्स लेती है और देती है, ये अपने मेंबर्स के साथ, दैट्स इट, और आउटसाइडर्स के साथ कोई डीलिंग ये लोग नहीं करते हैं। तो निधि कंपनी किसके साथ डीलिंग करेगी, सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ डीलिंग करेगी। ओके, पर्पस, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स का मतलब क्या है कि मेंबर्स थोड़ा थोड़ा पैसा करके क्या करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे कंपनी के अंदर, और ऐसे इकट्ठा होते होते फिर जिसको भी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है कंपनी उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड कर देती है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकी डेफिनेशन एकदम क्लियरली इसमें गिवन है, सिर्फ यही डेफिनेशन हमें फॉलो करनी है। देखो, LIC है, IDFC है, UTI है, CG के इंस्टीट्यूशंस हैं, और कोई इंस्टीट्यूशन जिसको CG ने या RBI ने मिलके नोटिफाई किया है, वो सारे, सिर्फ वही सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए क्या कहलाएंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे। करेक्ट।
जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है? जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हुआ है। अरेंजमेंट क्या? टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की शेयरिंग के लिए हो सकता है ना, या फिर पार्टनरशिप टाइप ऑफ चीज़ हो रही है कि दूसरे किसी कंट्री में एंटर करने के लिए मैंने क्या किया, उस कंट्री के किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश कर लिया। तो ऐसा भी हम लोग अगर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जॉइंट वेंचर का टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बेसिकली इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल होता है ये ना, और नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कंपनीज ही हो, और भी कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट में वी हैव सेक्शन 8 कंपनी मेनली। सेक्शन 8 कंपनी के ये सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, बेसिकली समाज सेवा करना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है। प्रॉफिट कमा भी रहे हो तो मेंबर्स को दोगे क्या? नहीं। फिर डिविडेंड दे सकते हो क्या मेंबर्स को? नहीं दे सकते। फिर ये जो प्रॉफिट्स हैं इनका क्या किया जाएगा? इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेक्टोरल कंपनीज। नाम से समझ आ रहा है, सेक्टोरल है यानी अपने अपने सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। जैसे अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज आरबीआई है ना, उनको कंट्रोल करेगा। ऐसे ही तुम्हारे लिए इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आईआरडीए कंट्रोल करता है, सेक्टोरल हो गया वो भी ना। एनबीएफसी सेक्टोरल है। या फिर चलो ये नहीं तो तुम और ले लो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके ऊपर फूड लाइसेंस हो गया, फार्मा लाइसेंस हो गया, जो भी है वो सारा उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो ऐसा करके ये सारी कंपनीज जो अपने अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही हैं उनको हम लोग क्या बुलाएंगे? सेक्टोरल कंपनीज बुलाएंगे। नेक्स्ट, एनबीएफसी नाम देखो इसका, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लिखा हुआ है। अब मैं एक बार इसका मतलब आपको बताती हूँ। एक तो होती है हमारे पास बैंक और एक हमारे पास होती है एनबीएफसी। बैंक के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक तो इन्हें क्या करना होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी होती है, और दूसरा ये क्या करती है? लोगों को लोन्स ग्रांट करती है। ठीक है, लेकिन हमने एनबीएफसी के नाम में क्या वर्ड यूज किया है? नॉन बैंकिंग वर्ड यूज किया। इसका मतलब बैंक वाला काम तो ये करेगी नहीं, तो प्राइमरी जो फंक्शन बैंक का होता है वो प्ले नहीं करती है। फिर ये क्या करेंगी? ये सिर्फ लोन्स देने का काम करेंगी, दैट्स इट। नाम क्या बोल रहा है? नॉन बैंकिंग, लेकिन आगे क्या बोला है? फाइनेंस कंपनी बोला है। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या काम होगा इसका? लोन्स देना और लेना। ठीक है, अल्टीमेटली इस कंपनी का वर्किंग क्या रहेगा? लोन्स लेना एंड देना। फाइन, ओके। नेक्स्ट देखो इसमें बैंकिंग कंपनी। अब वी नो कंपनीज जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऑपरेट कर रही हैं, जिनका बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग कंपनी। इंश्योरेंस, जिनका इंश्योरेंस बिजनेस है वो, बस दैट्स इट। With this we are done with the first chapter, that is what introduction, जिसके अंदर हमने कंपनी के फीचर्स देखे, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना देखा, टाइप ऑफ कंपनीज देखी। फाइन, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। इसका चार्ट बना करके मैं इसका रिविजन कराती हूँ आपको। चार्ट बना के हम इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, स्पाइस प्लस। ठीक है, स्पाइस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली ना। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, यानी इसके अंदर तुम्हारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे और भी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो क्यों बनाया जाता है? हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं नेम अप्रूवल के लिए। किसके लिए अप्लाई करते हैं सबसे पहले? नेम अप्रूवल के लिए। तो आपको कंपनी का नाम जो है वो बहुत ही यूनिक सा नाम को ही डिसाइड करना है, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए ना। तो वो काम आपको इसमें डिसाइड करना है और अकॉर्डिंगली फिक्स करोगे। एक बार आरओसी को इंटीमेट करेंगे, आरओसी को अगर वो नेम सही लगेगा, ठीक लगेगा, तो वो अप्रूव कर देगा। ओके, अब जब ये नेम अप्रूवल आ जाएगा तो ये आपका नेम जो है ये कुछ दिन के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर सर्टेन डेज। अब उन डेज के बीच में आपको क्या करना है ना? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर देना। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए हम कौन से फॉर्म में अप्लाई करेंगे? स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बुलाया इस फॉर्म को? इंटीग्रेटेड फॉर्म बुलाया है ना। पहले आपका ये जो आईएनसी ये वाला था पार्ट बी, इट वाज कॉल्ड एज आईएनसी 32। ये ध्यान रखना, इसको पहले हम लोग आईएनसी 32 बुलाया करते थे, बट देन अभी 32 नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि स्पाइस प्लस नाम आ गया। स्पाइस प्लस आपका कौन सा फॉर्म होता है? इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है।
ठीक है, तो INC 32 ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर तुम्हें और भी कई सारे फीचर्स मिलेंगे। वो क्या क्या फीचर्स हैं वो सुनो आप इसमें। कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो ही रही है, साथ में आपको डिन का अलॉटमेंट हो जाएगा, पैन का अलॉटमेंट होता है, टैन का अलॉटमेंट होता है, प्रोविडेंट फंड के लिए अगर रजिस्टर करना है तो वो भी मिल जाएगा, अगर एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर करना है तो वो भी हो जाता है इसमें। एक आपका शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट आता है इसमें, शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसमें भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। GST रजिस्ट्रेशन, मतलब कितनी सारी फीचर्स मिल रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं इसके अंदर। प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। बैंक अकाउंट ओपन करना है हमें तो बैंक अकाउंट भी आपका ओपन हो जाएगा। मतलब इतने सारे फीचर्स हमें मिल रहे हैं। अदरवाइज अगर ये फॉर्म नहीं होता था ना तो तब हम लोग क्या करते थे, तब हम इसको सेपरेटली अलग अलग फॉर्म्स फाइल होते थे, अलग अलग पोर्टल होते थे इन सारी चीज़ों के लिए, हम सबके ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस फाइल करते थे। एंड इन दिस मैनर हमें ये बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क लगता था, क्योंकि इतने महीने लग जाते थे। पहले तुम एक के लिए अप्लाई करो वो आ जाए, फिर दूसरे के लिए अप्लाई करो फिर वो आ जाए। प्रोफेशनल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा लगती है, यहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते से अपना बिजनेस तो नहीं कर पाते थे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ही रह जाते थे। इसीलिए अब हमने क्या किया है, इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म के ज़रिए तुम्हें सारे ये लाइसेंसेस, सारे ये पैन नंबर टैन नंबर जो भी हैं, ये कब मिल जाएंगे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही मिल जाएंगे। ओके फाइन। अब ये सब कुछ हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद हम देखेंगे मतलब ROC देखेगा। अगर ROC सेटिस्फाई हो गया आपके फॉर्म्स के साथ तो वो आपकी कंपनी को क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा। आपको एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा और एक आपको सिन नंबर इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो वो आपके फॉर्म को रीसबमिशन में डाल देगा, ठीक है। रीसबमिशन का मतलब क्या है, आपको फिर उसके डिफेक्ट्स को करेक्ट करना पड़ेगा, जो भी डिफेक्ट्स उसके अंदर रह गए हैं या कोई आपने डॉक्यूमेंट्स गलत अटैच कर दिए तो वो आपको यहाँ पे करने को मिलेंगे, करेक्ट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या क्या फाइल करने होते हैं, याद है क्या कुछ? देखो एक बात और, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, रन, एक फॉर्म रन होता था, ये पुराने ज़माने में चलता था, ये नेम अप्रूवल के लिए होता था। बट आजकल एग्जिस्टिंग कंपनीज अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है ना तब वो रन फॉर्म लगाती हैं, ये चीज़ तुमसे MCQ में पूछ सकते हैं। और अगर न्यू कंपनीज हैं जिनको अपना नाम अप्रूव कराना है तो वो किस में अप्रूव कराएंगी, वो स्पाइस प्लस के पार्ट A में इसको अप्रूव कराएंगी, ठीक है। न्यू कंपनीज के ऊपर अभी फॉर्म रन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, दे हैव टू फॉलो विच फॉर्म, स्पाइस प्लस पार्ट A, फाइन, ओके। अब देखते हैं हम लोग एक बार कि क्या क्या अटैचमेंट्स इसके अंदर लगाने ज़रूरी होते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्म नंबर INC 9, ये डेक्लेरेशन है बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स। कंपनी के जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है, फर्स्ट शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना उनको क्या बुलाया जाता है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम बुलाया जाता है। और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको तो हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर ही बोलते हैं, उनका कोई खास अलग से नाम नहीं है। फर्स्ट शेयर होल्डर्स को क्या बुलाया जाएगा, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम बुलाया जाएगा, फाइन, ओके। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, फर्स्ट डायरेक्टर्स का डेक्लेरेशन लगेगा, उनके साथ उनके ID प्रूफ आ जाएगा। ID प्रूफ क्या होता है, यूजुअली पैन, आधार और एक आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा उसमें। ओनर से NOC लेना पड़ेगा अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंटेड बेसिस पे लिया है तो। दूसरा आपको एड्रेस का प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। अब एड्रेस प्रूफ में हम लोग क्या लगाते हैं, यूटिलिटी बिल लगाते हैं ज़्यादातर तो, बट अगर आपके पास कोई रेंट अग्रीमेंट वगैरह, लीज डीड वगैरह है तो ये भी आप उसमें फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने भी यूटिलिटी बिल्स लगाओगे वो 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। दिस शुड बी द रीसेंट वंस ना, रीसेंट वाले होने चाहिए, वो पुराने वाले नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट,
अगर डिन नंबर नहीं है तो डिन के लिए वो अप्लाई कर दो, उसी के अंदर फॉर्म में ही अप्लाई कर दो। और डीएससी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू मेक श्योर कि डिन है या नहीं है एंड डीएससी है या नहीं है। ओके तो डिन आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है और डीएससी क्या है आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके ये मेक श्योर करना है हमें। उसके बाद वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर दो, आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगा तो कर देगा आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट। एक फॉर्म INC 20A होता है जो विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन हमें फाइल करना पड़ता है, जो बेसिकली इस चीज़ का प्रूफ है कि सब्सक्राइबर्स ने हमारा ये जो पैसा उन्होंने इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में डिसाइड किया था कि हम इतना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, उन्होंने सच में उतना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया भी है या नहीं किया है, तो कंपनी के अकाउंट में उनसे पैसा आया या नहीं आया, उस चीज़ का ये क्या है सर्टिफिकेट है। इस फॉर्म का नाम क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना। और इसके साथ आप एक अपना एड्रेस का अगर अटैचमेंट एड्रेस अगर आप इन्फॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? INC 22 हो जाएगा। अगर तुमने पहले रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं फिक्स किया था अपना, बाद में फिक्स कर रहे हो तो इस फॉर्म के अंदर इसको फाइल कर देना। करेक्ट। दूसरा OPC के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस दो फॉर्म नए आ जाएंगे INC 3 एंड INC 2। एक्चुअली INC 2 इसके इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है ना, एंड उसके साथ आपको इसकी कंसेंट अटैच करनी पड़ेगी INC 3 में। करेक्ट। बाकी कुछ भी प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है, OPC का सारा प्रोसेस सेम रहेगा। OPC के फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी है। इसमें देखो क्या कंडीशंस हैं। आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो नॉमिनी का नाम इंडिकेट करोगे, नॉमिनी का प्रायर कंसेंट लेना है फॉर्म नंबर INC 3 के अंदर। अच्छा मेंबर जो है वो इसको कभी भी अगर चेंज करना चाहता है, जो सोल मेंबर है ना वो अगर कभी भी नॉमिनी बदलना चाहता है तो बदल सकता है, बस इंटीमेशन देना पड़ेगा ROC को और फिर ROC जो है अकॉर्डिंगली उसको अपने रिकॉर्ड्स में लिख लेगा। ठीक है। दूसरी चीज हम इसमें जोड़ रहे हैं, नो पर्सन शाल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC या नॉमिनी इन मोर देन 1। एक से ज्यादा OPC के आप नॉमिनी नहीं बन सकते हो, एक से ज्यादा OPC के आप शेयर होल्डर नहीं बन सकते हो ना। तो सोल मेंबर एक ही का रहेगा, नॉमिनी भी एक ही का रहेगा। ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो सेम पर्सन है ना, एक में एक का सोल मेंबर और दूसरी OPC का नॉमिनी नहीं बन सकता? ऐसा वो बन सकता है ना। एग्जाम्पल सुनो इसके ऊपर, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट एन एग्जाम्पल। अभी मिस्टर A है, ठीक है। मिस्टर A एक OPC के अंदर, मैं OPC नंबर 1 ले लेती हूँ, OPC नंबर 2, एक OPC के अंदर तो ये क्या है? सोल मेंबर है ना, और दूसरी OPC के अंदर ये क्या है? नॉमिनी है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? इस चीज़ को करने के लिए लॉ ने मना नहीं किया है, इसके लिए कोई मना नहीं है तुम्हें। मना किस चीज़ के लिए है कि तुम 2 से ज़्यादा OPC में सोल मेंबर नहीं बनोगे और 2 से ज़्यादा OPC में तुम मतलब 1 से ज़्यादा OPC में तुम नॉमिनी नहीं बनोगे। तो मतलब सोल मेंबर की पोस्ट एक ही में होनी चाहिए, नॉमिनी की पोस्ट एक ही में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा दिस डजेंट मीन कि ये नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली हो सकता है कि मिस्टर ए सेम इंसान जो है 2 OPC तो नहीं बना सकता, 2 का नॉमिनी तो नहीं बन सकता, लेकिन एक का नॉमिनी एक का सोल मेंबर बन सकता है। अब क्या हो जाता है, सपोज करो तुम इधर वाले जो सोल मेंबर था ना उसकी हो गई डेथ। अब उसकी डेथ हो गई तो इस वाले OPC का सोल मेंबर कौन बनेगा? नॉमिनी बन जाएगा। नॉमिनी अब क्या बनेगा? बिकम्स सोल मेंबर। अब 2 में सोल मेंबर हो गया, यहाँ भी सोल मेंबर हो गया, यहाँ भी सोल मेंबर हो गया, ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक की मेंबरशिप आपको सीज करनी पड़ेगी, सरेंडर करनी पड़ेगी। कितने दिन में सरेंडर करनी है? 180 डेज में सरेंडर करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं कि आप एक कंपनी में OPC बन रहे हैं, मतलब एक OPC के अंदर आप सोल मेंबर, दूसरे में नॉमिनी बन रहे हैं, बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ का अगर ये मेंबर मर गया तो तुम क्या बन जाओगे? सोल मेंबर। फिर 2 के सोल मेंबर, ये गलत है, एक को सरेंडर करो। फाइन। नेक्स्ट, माइनर मेंबर नॉमिनी नहीं बन सकता है,
सेक्शन 8 कंपनी में ये कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन वो प्राइवेट पब्लिक में हो सकती है। कौन सी एक्टिविटीज़ ये कंपनी कैरी आउट नहीं करेंगी? ये लोग ऑन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कैरी नहीं करेंगी। अच्छा, रूल 3 देखो, रूल 3 में भी वही सेम रिपीटेड बातें बार बार लिखी हुई हैं। एक बस इसमें ये 180 डेज वाला ड्यूरेशन जो अभी अभी मैंने तुम्हें प्रोविजन समझाया ना, ये वही प्रोविजन लिखा हुआ है। सब कुछ कवर कर लिया है हम लोगों ने, है ना। फाइन, ओपीसी कंपनी डन। नेक्स्ट आओ अब सेक्शन 8 कंपनी। देखो आपके रिवीजन सीरीज के अंदर स्पीड यही रहने वाली है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं रिवीजन के अंदर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों का कोर्स एटलीस्ट एक बार तो आप लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, करेक्ट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। इसीलिए मेक श्योर करें कि आप एक बार एटलीस्ट पूरा पढ़ें, देन यू टेक द रिवीजन। तो आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल रहेंगी कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको फास्टर लेना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी जिसके ऑब्जेक्ट्स में ये सारा है, ये हमने इसका डेफिनेशन अभी अभी जस्ट देखा था, है ना, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्म इसका मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अपने प्रोविजंस ऑफ एमओए ऑल्टर नहीं करेगी। एमओए एओए का ऑल्ट्रेशन ये नहीं करेगी। परमिशन किससे लेना है? सीजी से। तुम्हें पता है सीजी ने ही इसको लाइसेंस ग्रांट किया है ना। लाइसेंस कौन देता है सेक्शन 8 कंपनी को? सीजी ही देता है। तो जब सीजी ने लाइसेंस दिया है तो सारा काम सीजी से पूछ के ही करना पड़ेगा ना, चाहे एमओए ऑल्टर करो, एओए ऑल्टर करो, कुछ भी करो ना। इसीलिए सीजी का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये देखो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगेगी? INC 12 में। किसके पास लगेगी? सीजी के पास लगेगी। फिर अगर सीजी ने तुम्हें लाइसेंस दिया तो सीजी रिवोक भी कर सकता है क्या उसको? बिल्कुल कर सकता है। कब रिवोक करेगा? तुमने ही कुछ कांड किया होगा तभी तो रिवोक करेगा ना। तो पहला आपने क्या कर दिया? सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट्स का वायलेशन कर दिया। तुम्हें लाइसेंस जिस कंडीशंस में इशू हुआ था तुमने उन कंडीशंस का वायलेशन कर दिया, या फिर फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहे हो, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग क्या करेंगे? आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे। अच्छा, अगर लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो फिर तुम्हारे, वैसे पता है ना सेक्शन 8 कंपनी अपने नेम में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स ऐड नहीं करेगी। क्या वर्ड्स ऐड करती है? बिल्कुल, एसोसिएशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, कमिटी है, एनजीओ है, इस टाइप के वर्ड्स ये यूज कर सकती है। हाँ, तो फिर अब तुम्हारा अगर लाइसेंस रिवोक हो रहा है तो तुम्हें ये दोनों वर्ड्स क्या करने पड़ेंगे? वापस से ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमें लगा कि तुम पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हो तो हम तुम्हारी कंपनी का वाइंडिंग अप भी करा सकते हैं और अमालगमेशन भी करा सकते हैं। देखो ये 3 तरीके के इफेक्ट आ रहे हैं। अगर कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो दीज आर द इफेक्ट्स। अगर ये सब चीज़ें हो गई तो तुम्हारी कंपनी का ये क्या हो जाएगा? लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। ओके, डन, फाइन। अब आगे के ये जो सेक्शंस, ये टॉपिक्स आते हैं, फॉरेन कंपनी, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेन कंपनी वाला बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। बैलेंस शीट, P&L, ये उसी के बारे में दे रखा है। अच्छा, फिर हमारे पास अभी क्लॉजेज आ गए एमओए एंड एओए के। एमओए एओए में कितने क्लॉजेज होते हैं? 6 होते हैं। लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहेगा? कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी जाती है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के साइन होते हैं, उनके नाम के आगे उनके शेयर्स लिखे हुए रहेंगे, कितने विटनेसेस हैं, कैसे है, वो सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है। अच्छा, अब आपका कितने क्लॉजेज हमने ऊपर पढ़ लिए? 3 क्लॉजेस पढ़ लिए। चौथा कौन सा होता है? नॉमिनेशन क्लॉज। ये क्या है इसके अंदर? एसोसिएशन नॉमिनेशन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के नेम्स लिखे हैं, बस वही है, सेम है वो क्लॉज ना। एक नेम क्लॉज हमने ऊपर नहीं लिखा ना। नेम क्लॉज में कंपनी क्या मेंशन करती है? कंपनी का नाम, है ना, एंड प्लस प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स लिखेगी, पब्लिक कंपनी लिमिटेड लिखेगी, सेक्शन 8 है तो कुछ नहीं लिखेगी ना, ओपीसी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी, निधि है तो निधि लिमिटेड लिखेगी, ऐसा। ठीक है। एक सिचुएशन क्लॉज होता है जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं? कंपनी के आरओ का स्टेट लिखते हैं, डिटेल्ड एड्रेस हम उसमें नहीं लिखेंगे। फाइन, ठीक है।
ओके ऑलराइट नाउ अभी आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारा कंपनी लॉ का 1.5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके बाद जो ऑल्ट्रेशन के प्रोविजंस आएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिविजन सीरीज ऑफ CMA फाइनल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपनी लॉ स्टार्ट कर लिया था ऑलरेडी। कंपनी लॉ का हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज अबाउट इनकॉर्पोरेशन टाइप्स, ये सब बेसिक इंट्रो जो था वो हम कवर कर चुके हैं। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है वो भी हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास MOA एंड AOA के ऑल्ट्रेशन वाले जो प्रोसेस थे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो चलिए फटाफट से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें MOA का ऑल्ट्रेशन देख रहे हैं। MOA के ऑल्ट्रेशन में पहला क्लॉज आता है नेम क्लॉज, जो हमें चेंज करना है। नेम क्लॉज चेंज करने के लिए कंपनी को SR पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग के अंदर, एंड ये अप्रूवल्स हमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर हम सिर्फ प्राइवेट वर्ड का एडिशन या रिमूवल करें। देखो डिलीशन कब होता है, जब ये कंपनी जो है ये प्राइवेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पब्लिक में कन्वर्ट होगी, राइट। एंड दूसरा एडिशन इन वर्ड्स का कब हमें करना होता है, जब पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होके आती है प्राइवेट कंपनी में। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो या प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हो तो आपको कोई भी अप्रूवल्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी चीज, फॉर्म नंबर कौन सा फाइल होता है यहाँ पे, INC 24। बस एक रेजोल्यूशन का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि रेजोल्यूशन कौन से पास होंगे, रेजोल्यूशन आपका SR पास होगा यहाँ पे, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके देन ये जो ऑल्ट्रेशन हम लोग करते हैं नेम क्लॉज के अंदर, ये हम लोग वॉलंटरीली भी कर सकते हैं और किसी डायरेक्शंस पे भी कर सकते हैं। किसके डायरेक्शंस पे, CG के डायरेक्शंस पे भी कर सकते हैं। अगर CG को लग रहा है कि आपका नेम जो है वो आइडेंटिकल है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम के साथ या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, तो आपको CG क्या करेगा, डायरेक्शंस इशू करेगा और 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नेम रेक्टिफाई करना है। और ये आप कैसे करोगे, OR पास करके करोगे, करेक्ट है, फाइन। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर हमें चेंज करना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस भी एक्चुअल में इसमें भी 4 केसेस बनते हैं। अगर आप सेम सिटी टाउन में कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं है, सिर्फ एक BR पास करना है एंड दूसरा 30 डेज में फॉर्म INC 22 ROC के पास फाइल कर देना है। लेकिन अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी में चेंज कर रहे हैं तो 2 फॉर्म्स फाइल होंगे, INC 22 एंड MGT 14। कहीं पे भी अगर हम लोग रेजोल्यूशन SR पास होता है तो ऑटोमेटिकली MGT 14 वाला जो प्रोविजन है वो प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये एक यूनिवर्सल रूल होता है कि अगर हम कहीं भी SR पास कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या लिख देंगे, MGT 14 वाला फॉर्म भी लिख देंगे जो कि विद इन 30 डेज फाइल होता है। ओके तो यहाँ पे भी हमारे पास यही 2 फॉर्म्स हैं जो हम फाइल करेंगे और इनको ROC के पास रजिस्टर करना है। चेंज फ्रॉम वन ROC टू अनदर, लेकिन अभी केस कौन सा है, सेम स्टेट के अंदर हो रहा है ये, ठीक है। ऊपर हमने कौन सा पॉइंट देखा था अभी, ऊपर हमने कौन सा पॉइंट देखा था अभी, ध्यान करो, ये वन सिटी टू अनदर सिटी था, फाइन। अभी हम कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, लेकिन ROC अब की बार हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ROC डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अप्रूवल के लिए कौन सा फॉर्म जाएगा, INC 23 जाएगा, जो कहाँ फाइल करना है, हमें RD के पास फाइल करना है। RD जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर डिसाइड करेगा कि हमें ये अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ओके। एंड देन आप फर्दर 60 डेज के अंदर क्या करना, RD के अप्रूवल को फाइल कर देना ROC के पास। ROC फिर से कितना ड्यूरेशन लगाएगा, 30 डेज का ड्यूरेशन लगाएगा एंड देन सारे जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो 60 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम ओल्ड ROC टू द न्यू ROC। अब तुम यहाँ पे टाइमलाइंस कैसे याद रखोगे, ध्यान से देखो टाइम कैसे चल रहा है, 30-60, ठीक है। RD ने कितना टाइम लगाया, 30 दिन लगाया सोचने में, फिर उसके अप्रूवल्स को हमने कहाँ पे फाइल किया, ROC के पास 60 दिन है। ROC ने सर्टिफाई करने में कितना टाइम लगाया, 30 दिन, फिर पुराने ROC से ट्रांसफर कर दिया हमने 60 दिन में। तो 30-60 ऐसे करके हम लोग इसका टाइमलाइन याद रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है सब, ओके। आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम इसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ इतना प्रोसेस यहाँ पे हमें दे रखा है कि हम सीजी के पास अप्लाई करते हैं, और सीजी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, आरडी ही होता है। सीजी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आरडी है। तो अगर हमें कोई भी अप्रूवल सीजी से लेना है तो हम उनको कहाँ फाइल करेंगे, आरडी के पास फाइल करेंगे। ठीक है, तो आरडी के पास हमने इसको फाइल कर दिया, और ये सर्टिफाइड कॉपी जो आरडी की रहेगी वो हम उससे लेकर के किसके पास फाइल करते हैं, आरओसी के पास फाइल करते हैं। आरओसी आपको क्या करेगा, फ्रेश सीओआई इनकॉर्पोरेट करके दे देगा। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली फॉर्म्स के कौन कौन से पढ़े हैं यहाँ पे, ये याद करो। INC 24 ये किसके लिए था, नेम क्लॉज ऑल्टर करने के लिए था। INC 22 जो है वो आरओ चेंज करने के लिए था विद इन द सेम सिटी एंड वन सिटी टू अनदर, लेकिन सेम आरओसी। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्म नंबर आया INC 23, ये किसके लिए था, ये भी शिफ्टिंग के लिए था, लेकिन हम अप्लाई करते हैं आरडी के पास, और ये वाला हम अप्लाई करते थे आरओसी के पास। एक और, जहाँ जहाँ एसआर पास हो रहा है वहाँ वहाँ तुम्हें कौन सा रेजोल्यूशन फाइल करना है, MGT 14 फाइल करना है। एसआर का फॉर्म होता है ये MGT 14 विच इज़ फाइल्ड विद इन 30 डेज। ठीक है, करेक्ट है। ये सारे चारों फॉर्म्स जो हैं ये हम लोगों ने अभी ऑल्ट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़े हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट लॉस चेंज करने के लिए भी एसआर पास होता है, एसआर पास होगा तो MGT 14 फाइल होगा। बस ये दो स्टेप्स इसमें लिख देना। मूविंग ऑन टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब AOA जो है, AOA और MOA में कंपनी के क्या डिफरेंस होता है। MOA के अंदर हम लोग इसके बेसिक जो डिटेल्स होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कंपनी का नाम, कैपिटल, लायबिलिटी, ऑफिस का एड्रेस, ये सब चीज़ें। लेकिन AOA में क्या लिखा हुआ रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहेंगे। क्या लिखा रहेगा उसके अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ऑल्ट्रेशन, AOA का ऑल्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो, प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हो, कैसे भी करोगे तो आपका आर्टिकल्स ऑल्टर होगा क्या, बिल्कुल होगा इसमें। ओके, लेकिन हमें ऐसा कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करना है जिसमें कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उस पर असर है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो लेकिन तुमने वो प्राइवेट कंपनी वाले रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ही नहीं किए, ये करना मत भूलना, क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होते तो प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस उसमें क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देन एक्ट टू ओवरराइड MOA, वो तो है ही, एक्ट सबसे ऊपर है। MOA और AOA जो है वो पार्टीज के बीच में कुछ रिलेशंस क्रिएट करते हैं। क्या रिलेशंस क्रिएट करते हैं, मेंबर्स और कंपनी। एक तरीके से मेंबर्स कंपनी को बाउंड है और कंपनी भी टुवर्ड्स द मेंबर्स बाउंड है। मेंबर्स कैसे बाउंड है, तुमने जितना पैसा प्रॉमिस किया था कि हम इतना पैसा आपको दे देंगे शेयर्स के ऊपर, देना पड़ेगा ना, मैंडेटरी है ना। ठीक है, कंपनी आपको सारे आपके राइट्स एक्सरसाइज करने देगी या नहीं देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि तुमने शेयर्स खरीदे हैं उसके। एनी हाउ दे बोथ आर बाउंड टू ईच अदर। दूसरा, मेंबर्स इंटर से आपस में है। इंटर से का मतलब क्या हुआ, कंपनी में दो टाइप के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एक आपका मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा और एक आपका क्या होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगा, राइट। तो माइनॉरिटीज के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या ये मेजॉरिटी को स्यू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, बाउंड हैं, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स, कंपनी और आउटसाइडर्स में भी रिलेशन है क्या, बिल्कुल है या नहीं है। MOA क्या बताता है, बताओ, आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन तो है तुम्हारा, बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन क्या MOA AOA ने कोई आउटसाइडर का नाम मेंशन किया है क्या MOA AOA के अंदर तुम्हारे सप्लायर्स का, कोई भी तुम्हारे पार्टनर्स हैं, किसी भी कोलैबोरेटर का नाम लिखा होता है क्या, नहीं लिखा होता है, नहीं, इसीलिए ये कंपनी आउटसाइडर्स को बाउंड नहीं है। देखो MOA AOA के ऊपर बाउंड नहीं है, ये चीज़ समझो। तुमने अगर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट सेंटर करे है ना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो आप बाउंड हो, अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर यू आर बाउंड टू देम, अदरवाइज देन दैट आप उन पे बाउंड नहीं हो, करेक्ट। तो वही चीज़ है, नीदर द कंपनी नॉर द मेंबर्स आर बाउंड टू द आउटसाइडर्स, ये लोग एक दूसरे को बाउंड नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा एक्ट किया है विच इज़ अगेंस्ट द एक्ट,
कंपनीज एक्ट, तो वो एक्ट क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स यानी बियॉन्ड द पावर्स। और जो भी एक्ट्स आपने बियॉन्ड द पावर्स करे हैं वो क्या होते हैं, वैलिड या वॉइड, वॉइड होते हैं। ऑपरेटिव इनऑपरेटिव, इनऑपरेटिव होंगे, ठीक है। एनफोर्स कर सकते हो क्या उनको, सूट फाइल कर सकते हैं क्या ऐसे एक्ट्स के ऊपर, सूट भी फाइल हम नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। रैटिफाई हो सकते हैं क्या, कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड काम किया है, रैटिफाई होगा, नहीं होगा, करेक्ट, ये याद रखना। दूसरी चीज, एमओए के अल्ट्रा वायर्स चले गए तो रेक्टिफाई हो सकता है, रैटिफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एओए के अगेंस्ट चले गए तो वो रैटिफाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेंबर्स अप्रूव करना चाहें तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर मेंबर्स एओए को ऑल्टर कर रहे हैं ना तो ऑल्टर करके वो रेटिफाई हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एनी हाउ सारे एक्ट्स हमारे क्या हैं, वॉइड हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा रैटिफाई हो सकता है, आपका एओए रैटिफाई हो जाएगा, ओके, परफेक्ट है। चलो नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव का मतलब डीम्ड, नोटिस का मतलब नॉलेज। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, क्या डीम करते हैं कि जो भी लोग कंपनी के साथ, जो भी आउटसाइडर्स कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हैं वो लोग कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आए हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोले तो एमओए एंड एओए, तो आपको अच्छे से कंपनी का एमओए एंड एओए स्टडी करना है और वो स्टडी करने के बाद ही आप क्या करेंगे, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। अगर कल को एमओए और एओए के अगेंस्ट चला गया कंपनी का एक्ट तो तुम्हें कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट्स को, तुम एमओए एओए को पढ़ के आए हो। अब तुमने बिना पढ़े अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया ना तो कंपनी का वो एक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तुम कंपनी से पैसे ले पाओगे क्या उस मैटर में, नहीं ले पाओगे। सूट फाइल कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। तो समझो ये डॉक्ट्राइन उसी डॉक्ट्राइन की वजह से डेवलप हुई है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली अल्ट्रा वायर्स की वजह से, ओके। लेकिन इसी डॉक्ट्राइन का वी हैव एन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या है, इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या यार, तुम कह रहे हो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ के आ जाना, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो सब जगह अवेलेबल होते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि तुम पढ़ के आए। लेकिन अब हम लोगों को एज एन आउटसाइडर ये कैसा पता रहेगा कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है। हाउ डू वी कम टू नो कि कंपनी के इंटरनल जो कंट्रोल्स हैं, जो अंदर ही अंदर काम करती है कंपनी, वो कंपनी ने करे या नहीं करे। मैं तो सिर्फ यही देख सकती हूँ कि जैसे सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए, मैं तो सिर्फ यही चेक कर सकती हूँ ना कि डायरेक्टर्स का साइन है या नहीं है। मैं ये थोड़ी देखूंगी कि मीटिंग हुई या नहीं हुई, मीटिंग किस दिन हुई, मीटिंग में जाके बैठ जाऊँ, ये सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए। यही कहा गया है इस वाली डॉक्ट्राइन में कि इंडोर मैनेजमेंट जो है वो किसका एक्सेप्शन है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम लोग क्या बोल रहे थे, कंपनी इज लायबल, नो, कंपनी इज नॉट लायबल। तो इधर वाले केस में कंपनी लायबल हो जाएगी क्या, बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन है तो ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा, तो देयरफॉर कंपनी इज लायबल ओवर हियर, ओके। केस का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड, वही सेम केस जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि बैंक जो है वो बॉन्ड लोन दे रही थी, तो लोन देने से पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। बाद में पता लगा कि बैंक ने बोर्ड रेजोल्यूशन देख करके, साइन देख करके कर दिया, बट बाद में ये कंपनी वाले बताते हैं कि भाई हमने तो ऐसी कोई बोर्ड मीटिंग करी ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अब हम थोड़ी ना, बैंक वाले थोड़ी ना जा करके देखेंगे कि भाई कंपनी ने मीटिंग करा नहीं करा, सच में रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, भाई हमें तो साइन दिख गया उसके ऊपर तो हमने मान लिया कि ये चीज़ वैलिड है ना। इसीलिए एक्सेप्शंस, अब फिर से इन्होंने हमें क्या बताया कि इस वाली डॉक्ट्राइन के भी ये एक्सेप्शंस हैं, यानी इन केसेस के अंदर कंपनी इज नॉट लायबल, समझ रहे हो, इन केसेस के अंदर कंपनी जो है वो लायबल नहीं है। अगर आउटसाइड द स्कोप ऑफ एमओए एओए है तो ये तो वॉइड हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, समझ रहे हो, ये चीज़ तुम्हारी क्या हो जाएगी, अल्ट्रा वायर्स। इरेगुलरिटी के बारे में नॉलेज है, अब मेरे को पता होते हुए भी कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सही नहीं है या कंपनी ने ये मीटिंग नहीं होल्ड करी है, फिर भी मैं अगर कंपनी को लोन दे देती तो इसमें गलती किसकी है, मेरी है, कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, ओके। नेक्स्ट, फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब क्या होता है, फोर्जरी मीन्स फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर फेक सिग्नेचर्स। तो अगर डॉक्यूमेंट फेक है, सिग्नेचर्स फेक है, तो इसमें हम क्या करें ना,
ऐसे में कंपनी लायबल नहीं है, वो डायरेक्टर्स हैं, जिस भी ऑफिसर ने ऐसा किया ना वो पर्सनली लायबल हो जाता है, कंपनी नहीं। और नेग्लिजेंस का अगर मैटर है, लापरवाही का मैटर है, तो भी यहाँ पे लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, ये समझ में आती हैं 4 चीज़ें। ये एक्सेप्शंस है, किसके एक्सेप्शंस हैं? इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस हैं। चलो अब कन्वर्जन का प्रोसेस देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, इजी सा प्रोसेस है एकदम, एसआर पास करना है, दैट्स इट। दूसरी चीज़, पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हो तो तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर तुम प्राइवेट से पब्लिक में जाते हो तो तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, है ना? ओके। दूसरी चीज़, यहाँ पे एसआर पास होगा, वहाँ पे भी एसआर पास हो रहा था, दोनों के प्रोसेस एकदम सेम है, ये ध्यान रखना। प्राइवेट से पब्लिक जाओ या पब्लिक से प्राइवेट जाओ, प्रोसेसेस आर एग्जैक्टली द सेम। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर तुम पब्लिक में कन्वर्ट हो रहे हो तो तुम्हें वो रिस्ट्रिक्शंस क्या करनी पड़ेंगी? हटानी पड़ेंगी। अगर प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो तो रिस्ट्रिक्शंस क्या करनी पड़ेंगी? ऐड करनी पड़ेंगी, बस एओए के अंदर ना। ये आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट फाइलिंग विद आरओसी। फिर अगर ये ऑल्ट्रेशंस तुमने कर लिए तो आरओसी के पास ऑर्डर्स की कॉपी फाइल कर देना, क्योंकि हमें यहाँ पे अप्रूवल किससे लेना होता है? ट्रिब्यूनल से लेना होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। नाउ एलएलपी इनटू कंपनी, वापस वही है, यहाँ पे एक्चुअल में एलएलपी इनटू कंपनी जाने के लिए ना तुम्हें 2 प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे। क्या? एक तो एलएलपी का होगा यहाँ पे कन्वर्जन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? कंपनी का हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। तो तुम्हें 2 यहाँ पे प्रोसेसेस फॉलो करने हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्पाइस प्लस पार्ट ए से। प्रैक्टिकली एक वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है और एक हम लोग कौन सा करेंगे? कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू अ कंपनी। तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले तुम नेम अप्रूवल करोगे, मीटिंग पार्टनर्स होल्ड कर लेंगे, नाम डिसाइड कर लेंगे कि कंपनी का नाम क्या होगा। फिर तुम उसको कहाँ फाइल करोगे? आरओसी के पास। तो आरओसी के पास है ना फॉर्म आपको रन एलएलपी फाइल करना पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देती हूँ। देयर इज अ फॉर्म रन एलएलपी, ये नई एलएलपी के नेम के लिए होता है, ठीक है, उसके नेम के लिए। तो ये फाइल कर देना। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो वो 60 दिन तक उसको वैलिड रखेंगे तुम्हारे नाम को। 60 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना है? नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। ओके, नाउ डिन और डीएससी ले लेना, जैसा भी केस है। फिर हम लोग एक फॉर्म फाइल करते हैं कन्वर्जन के लिए, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज URC1। URC1 हम कन्वर्जन का फॉर्म फाइल करेंगे, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन का फॉर्म फाइल होगा, यहाँ पे हमें इसमें कुछ अटैचमेंट्स लगाने हैं। ये तुम्हारे पास अटैचमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। क्या क्या अटैचमेंट्स रहेंगे वो देख लो, बहुत सारी लिस्ट इसमें अटैच होगी। सबसे पहले जो भी पार्टनर्स हैं इसके अंदर, उनके नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ऐसा करके सब डिटेल्स हमें उसमें मेंशन करनी है। दूसरा, अब कौन से लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनका भी नाम, अता पता, आईडी प्रूफ वगैरह सब लगा देना, उनका डिन, पासपोर्ट, ये सारे आपको डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। थर्ड, अगर फर्म बनी हुई थी तो फर्म के पास पार्टनरशिप डीड होगा ना, तो पार्टनरशिप डीड भी अटैच करना है इसमें। एनओसी ले लेना सारे क्रेडिटर्स से, एंड मेंबर्स का मेजॉरिटी अप्रूव करना चाहिए, तभी जाकर के कंपनी बन पाएगी। तो तुमने जो भी मेंबर्स, जो भी शेयर होल्डर्स डिसाइड किए हैं ना कि कंपनी के अंदर मेंबर बनेंगे, भाई पब्लिक बना रहे हो तो 7 चाहिए, प्राइवेट बना रहे हो तो 3 चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी तुमने डिसाइड किए हैं उतने मेजॉरिटी का हमें क्या करना है? यहाँ पे कंसेंट लेना है। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ तक आपका प्रोसेस हो गया है। यहाँ पे कन्वर्जन के ऑर्डर्स आ जाएंगे, है ना, आरओसी से कन्वर्जन के ऑर्डर्स आ जाएंगे। फिर वो होते से ही तुम्हें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, दैट्स इट, इतना ही है इसमें ना। अब हम उल्टा देख रहे हैं कि अगर कंपनी एलएलपी में ट्रांसफर होती है तो क्या होगा? सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास होगा। ये रेजोल्यूशन कौन सा है? बीआर है कन्वर्जन के लिए। दूसरा, रिटन कंसेंट ले लो सारे शेयर होल्डर्स का ना। एक और चीज़, एक फॉर्म फाइल होगा रन एलएलपी यहाँ पे आरओसी के पास, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? नेम डिसाइड करेंगे एलएलपी का कि क्या नाम हम उसका रखने वाले। तो रन एलएलपी यहाँ पे जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है तब फाइल हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट LLP अग्रीमेंट बनाना है हमें। तो LLP अग्रीमेंट जो है वो जैसे ही तुम्हारे ऑर्डर्स आ जाते हैं ना, LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, उसके बाद हमें ये विदिन 30 डेज फॉर्म 3 के अंदर फाइल करके बनाना होता है। ये देखो कंटेंट्स हैं इसके, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, एक बार तुम लोग इसको रीड करोगे, मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे ना, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं। पार्टनर का नेम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिजनेस क्या करेंगे, सबके नेम्स, एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट, अब हम कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए हमारे पास फॉर्म बनाया गया है फॉर्म 18। याद करो LLP से जब कंपनी में आ रहे थे तो कन्वर्जन का फॉर्म था URC1, और यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी टू LLP जा रहे हैं, तो हम फॉर्म कौन सा फाइल कर रहे हैं, फॉर्म 18 फाइल कर रहे हैं। किसके पास फाइल करेंगे फॉर्म 18, हम किसके पास फाइल करेंगे, बिल्कुल ROC के पास। फाइन। अच्छा, अब इस फॉर्म के साथ अटैचमेंट्स देखो, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, डिन, DSC जो भी है वो भी बता देना हमें इसमें, एंड दैट्स इट। विद दिस हमारा ये कन्वर्जन का प्रोसेस भी डन है, एंड प्लस कंपनी जो है वो भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, या LLP बननी थी तो LLP इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। फॉर्म नंबर समझ में आ गए क्या, फॉर्म नंबर्स याद हो गए, एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, अलग से लिख लिया करो इंडेक्स बना करके। सबसे पहले तो अगर LLP कन्वर्ट होती है कंपनी के अंदर, तो कंपनी के जो भी सारे फॉर्म्स थे ना इनकॉर्पोरेशन के, वो तो लगेंगे। LLP के केस में तुम्हारा एक फॉर्म जाएगा URC1, ये किसका फॉर्म होता है, कन्वर्जन का फॉर्म होता है, सही है। अच्छा, और नेम डिसाइड करने के लिए कौन सा फॉर्म लगाओगे, वो तो कंपनी का नेम डिसाइड हो रहा है ना, तो कंपनी के नेम के लिए तो स्पाइस प्लस पार्ट A ही फाइल होगा। फाइन। अच्छा, दूसरा, अगर सपोज करो ये कंपनी कन्वर्ट होती इनटू LLP, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना था, हमें LLP का नाम डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग नेम के लिए कौन सा फॉर्म डिसाइड करते, कौन सा फाइल करते, रन LLP फाइल करते, करेक्ट। अच्छा, दूसरा LLP इनकॉर्पोरेट होती तो LLP के इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म होता है, लिख लो इफ यू वांट, फिलिप बुलाते हैं हम उसको, फॉर्म का नाम क्या है, फिलिप फॉर्म बुलाया जाता है उसको। ओके, तो वो फॉर्म फाइल हो जाएगा। और एक कन्वर्जन के लिए हमने कौन सा फॉर्म लगाया, फॉर्म 18, ये हो गया कंपनी का कन्वर्जन इनटू LLP। फाइन। ऐसा करके हमारे पास ये सारे फॉर्म्स आ गए कन्वर्जन के प्रोसेसेस में। डन। विद दिस चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए फिर फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर भी ले लेते हैं, क्योंकि स्पीडीली हमें ये भी ख़त्म करना है। इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग मेनली कौन कौन से सेक्शंस कवर करेंगे, सेक्शन 186, 187, ठीक है, ओके। और बाकी फिर लोन्स वगैरह के बारे में भी देखना है हमें इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 186 का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनी की लेयर्स कितनी होंगी, मैक्सिमम 2 होंगी, 2 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट आपका होली ओन्ड सब्सिडरी, या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, या फिर अगर सब्सिडरी कंपनी को लॉ की रिक्वायरमेंट मीट आउट करने की वजह से रखनी पड़ रही है मल्टीपल लेयर्स, तो वो मल्टीपल लेयर्स भी रख सकती हैं, करेक्ट। फाइन। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज 186 के अंदर ये सेकेंड वाला क्लॉज होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, इसके ऊपर केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो कोई भी कंपनी है ना, मैं यहाँ पे एक्रोनिम यूज़ करती हूँ LGSI, ठीक है, कोई भी कंपनी LGSI नहीं देगी। LGSI क्या होता है, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप लोन किसको नहीं दोगे, किसी भी पर्सन को या बॉडी कॉर्पोरेट को लोन नहीं देना है। गारंटी किसको नहीं देना है, वही किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पर्सन को। अच्छा, सिक्योरिटीज नहीं अक्वायर करनी है आपको, या फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं। सिक्योरिटी वाला पॉइंट तो यहीं आ गया हमारा, है ना, सिक्योरिटी यहीं आ गया है। ये जो अक्वायर करने की बात कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स किसके अंदर नहीं करोगे, बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं करोगे। यहाँ तो पर्सन बोलना बेकार है, क्योंकि हम पर्सन के शेयर थोड़ी अक्वायर करते हैं, हम तो किसके करते हैं, कंपनी के शेयर्स अक्वायर करते हैं। कौन सी लिमिट से ज़्यादा नहीं करना है हमें, एक्सीडिंग 60% ऑफ इट्स PUC, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक और क्राइटेरिया है और करके 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों में से विच एवर इज मोर। अब एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस प्रोविजन का।
क्या बोला हमने कहा LGSI। एल आपको किसको नहीं देना है, पर्सन को या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को। लोन और गारंटी भी आपको किसको नहीं देनी है, पर्सन को या बॉडी कॉर्पोरेट को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस में नहीं करोगे आप, बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। लेकिन इन सब के लिए हमें लिमिट क्या प्रिस्क्राइब करी इन्होंने कहा कि 60% किसका, PUC, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर 100% किसका, फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन दोनों में से जो भी तुम्हारा क्या आएगा, मोर आएगा। यानी कि इस लिमिट को हमें एक्सीड नहीं करना है। कौन सी लिमिट को, ये जो मोर करके लिमिट लिखी हुई है ना, इसको हमें क्या नहीं करना है, एक्सीड नहीं करना है। लेकिन अगर एक्सीड करना चाहते हो तो क्या पास कर लेना, SR पास कर लेना। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप विद इन द लिमिट्स, यानी ये जो मोर निकल के आएगा ना दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, अगर उस लिमिट के अंदर हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, BR से काम चला सकते हो। अगर इसको एक्सीड कर लिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। और क्या काम करना है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा लोन इम्पेंडिंग है तो ध्यान रखना, इनको अगर तुमने लोन, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, पर्पस समझ रहे हो इसके पीछे क्या है, कि तुम हमारा तो लोन हमें रीपे कर नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना फालतू पैसा पड़ा हुआ है कि तुम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और दूसरी जगह लोन्स बांट रहे हो ना। तो इस वजह से टू मेक इट श्योर कि कंपनी अपने मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रही है, हमें ये रिक्वायरमेंट माननी पड़ेगी, SR भी और ये भी। ओके, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर लोन्स पेंडिंग होंगे तो ही हम ये लेंगे। ओके, तो ये सारा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये होल्डिंग और सब्सिडरी पे अप्लाई नहीं करता है। ओके, ये सारा हमने PFI वाला भी देखो, वही सेम पॉइंट है। नाउ दीज आर द कंपनीज जिनके ऊपर ये 186(2) सेकेंड वाला जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन सी कंपनी, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। अब देख रहे हो सिर्फ LG और S की बात करी है। LG और S जो है वो किसने प्रोवाइड किया है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, HFC या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, है ना। अगर इन्होंने किया है LGS तो फिर इनके ऊपर ये प्रोविजन जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन आई कहाँ रह गया, आई अभी आ रहा है सेकंड पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस में किया है, राइट्स इशू की वजह से किसी कंपनी में तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिला है, या फिर NBFC सिक्योरिटीज अक्वायर करी। भाई NBFC का तो काम ही ये होता है ना, फाइनेंसिंग करना, है ना, फाइनेंसिंग देना लेना। तो अगर वो ये काम नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा, अगर तुम इसके ऊपर भी लिमिट इम्पोज कर दोगे तो इसीलिए इन लोगों के केस में सिर्फ हमारा आई लग रहा है, और आई जो है वो वाला पॉइंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि इनके ऊपर 60% और 100% वाली लिमिट्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। करेक्ट है ये एकदम। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स कंपनी अपनी सब्सिडरी के अंदर कोई भी शेयर्स बाय करती है तो वो खुद के नाम से ही बाय करेगी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक होल्डिंग कंपनी है और इस सब्सिडरी कंपनी के अंदर इसने अपना पूरा 100% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, मतलब ये सब्सिडरी इसकी क्या बन जाएगी, होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी। क्या बोलेंगे इसको, होली ओन्ड सब्सिडरी बुलाएंगे। ठीक है, अब अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी में 100% शेयर्स अक्वायर कर रखे हैं, तो तुम सोचो ये जो सब्सिडरी कंपनी है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है। सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। अब इस प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स चाहिए, 2 चाहिए ना, बट तुम्हारा तो एक ही है, ऐसे कैसे काम चलेगा, सोचा है कभी। होली ओन्ड सब्सिडरी 100% शेयर्स इसने अक्वायर कर रखे हैं। अब इसने 100% शेयर तुम्हारे खरीद लिए, तो मतलब इसका शेयर होल्डर एक ही है, इसका होल्डिंग कंपनी। अब ये कैसे हो सकता है भाई, कंपनीज एक्ट बोलता है 2 तो शेयर होल्डर रखने चाहिए ना तुम्हें, तो कैसे आएंगे 2 शेयर होल्डर, तुम्हारा तो पूरा होल्डिंग ही एक ने अक्वायर कर रखा
है ना। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नॉमिनी अपॉइंट करना, यानी ये होल्डिंग कंपनी अपना क्या करेगी, एक नॉमिनी अपॉइंट करेगी। नॉमिनी का मतलब ये है जो इसके बिहाफ पे शेयर्स होल्ड करेगा इसके अंदर ना, ये नॉमिनी ऑन बिहाफ ऑफ होल्डिंग कंपनी इसमें शेयर्स होल्ड करेगा। चाहे आप इसको कितने शेयर्स दो, 0.01 दे दो, 0.01% कह रही हूँ ना, चाहे आप इसको 0.01% शेयर्स दे दो, लेकिन आपको इसको शेयर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज कंपनी क्या कर सकती है, पूरे के पूरे शेयर्स अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, बट ये एक एक्सेप्शन हो गया इस जनरल रूल का। कब, जब तुम्हारी ये होली ओन्ड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट हो रही है। अंडरस्टूड। ये मेजर प्रोविजन है इसके अंदर 186 का। 186 हो गया, 187 के अंदर बस यही है। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिपॉजिट्स के सेक्शंस आ रहे हैं। डिपॉजिट्स के सेक्शंस को तो हम लोग अलग से वैसे ही नोट्स बना के पढ़ लेते हैं। देखो डिपॉजिट्स जो हैं वो एक टाइप का लोन होता है ना, डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ लोन। तो डिपॉजिट्स के जो सारे प्रोविजंस हैं वो एक्चुअल में कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनीज पे, है ना, क्योंकि बैंकिंग वालों पे वो है नहीं एप्लीकेबल, फाइनेंस पे है ही नहीं, तो फिर बचा क्या, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, है ना, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हियर एक बार चार्ट देखते हैं हम लोग। सेक्शन 73 होता है एक, और एक आपका सेक्शन होता है 76। 73 में हम लोग मेंबर्स से डिपॉजिट्स रिसीव कर सकते हैं, 76 के अंदर हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट्स रिसीव कर सकते हैं। अच्छा कौन कौन सी कंपनीज रिसीव कर सकती हैं, 3 क्राइटेरिया पढ़ाए थे मैंने, याद करो। एक आता है आपके पास एलिजिबल कंपनीज, राइट, दूसरा आता है गवर्नमेंट कंपनी, और तीसरा हमारे पास कैटेगरी है अदर्स की। फाइन, एलिजिबल कंपनीज वो हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर उनका 500 करोड़ से ज़्यादा है, परफेक्ट एकदम। एलिजिबल कंपनी मेंबर से भी पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है। कितना करेगी यहाँ पे रेज, लिमिट्स बताओ फटाफट, एनीवन, यस, थिंक अबाउट इट। ये पूरा एज इट इज़ वही चार्ट है जो तुम लोगों को नोट्स में लिखवाया गया है। मेंबर्स से तो एलिजिबल कंपनीज कितना रिसीव करेंगी, 10% मैक्सिमम। पब्लिक से कितना रिसीव करेगी, मैक्सिमम 25%। अच्छा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो, ये सिर्फ किससे रिसीव कर सकती हैं, पब्लिक से रिसीव कर सकती हैं। कितना रिसीव करेंगी ये, मैक्सिमम 35%। ओके अच्छा अब अदर्स के अंदर हम कौन कौन सी कंपनीज को करते हैं फॉल, एक तो होती है तुम्हारी पब्लिक कंपनीज, एक IFSC पब्लिक होती हैं, और एक होती हैं प्राइवेट कंपनीज ना। अच्छा पब्लिक कंपनीज जो हैं ये मेंबर्स से करेंगी, ये तीनों ही कंपनी अपने अपने मेंबर्स से ही रिसीव कर सकती हैं। मेंबर्स से कितना रिसीव करेंगी, पूरा 35%, और ये वाली 100%, एंड ये इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये तो 100 से भी ज़्यादा कर सकती है, बस इनको कुछ कंडीशंस जो है वो कंप्लाई करनी पड़ेंगी। अच्छा ये सारे परसेंटेजेस किसके कैलकुलेट हो रहे हैं, याद करो, ये सारे परसेंटेजेस PUC प्लस फ्री रिजर्व्स, करेक्ट है, प्लस
सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका टोटल है जो हमने यहाँ पे पूरे में पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? यही एग्जैक्टली यही सेम चार्ट हम लोगों ने नोट डाउन किया है। राइट और रेजोल्यूशंस कौन कौन से पास करने होते हैं? ये जो एलिजिबल कंपनी है वो कौन से रेजोल्यूशन पास करेगी? एसआर पास करेगी। और इसके अलावा ये सारी जो कंपनीज हैं वो क्या पास करती हैं? ओआर पास करती हैं। अच्छा, डिपॉजिट्स रेज करने का प्रोसेस याद आ रहा है क्या? फटाफट से क्विकली, एनीवन? प्रोसेस याद आ रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे, बीआर पास करेंगे, राइट? फिर उसके बाद हमें क्या करना है? सर्क्यूलर बनाना है, करेक्ट? अच्छा, वो सर्क्यूलर जो है वो हम लोग किस किस को भेजते हैं? सर्कुलर किस किस को भेजते हैं? आरओसी को एंड देन मेंबर्स को। अच्छा, उससे पहले आपको क्रेडिट रेटिंग भी लेनी पड़ेगी क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको फाइल कर देंगे सर्कुलर को। सर्कुलर कौन से फॉर्म में फाइल होता है? डीपीटी 1 में फाइल होता है, ठीक है। अच्छा, आरओसी को सर्कुलर दे दिया, उसके बाद हम सर्कुलर किसको डिस्पैच करेंगे? शेयर होल्डर्स को डिस्पैच करेंगे, राइट? अच्छा, उसके अलावा ये सर्कुलर जो है ये भेजने से हमें 7 डेज प्रायर क्या एंटर करना है? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंटर करनी है, ठीक है। किसके साथ एंटर करनी है? ट्रस्टीज के साथ एंटर करनी है। फॉर्म नंबर क्या रहेगा इसका? डीपीटी 2 रहेगा। फाइन, परफेक्ट, एकदम ओके। अच्छा, ये सब हो जाने के बाद आपको ये एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है एंड सर्टिफिकेट इशू करना है। इसके अंदर एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स होती हैं जो हर साल 30 जून की ड्यू डेट होती है, वहाँ तक हमें फाइल करना होता है विद आरओसी। ओके, क्या बुलाते हैं उसको? फॉर्म नंबर डीपीटी 3 बुलाया जाता है। फाइन है ये एकदम। अच्छा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करते हैं हम लोग। कितने अमाउंट का क्रिएट करना पड़ता है वो? हाँ जी, कितना पैसा जमा कराएंगे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व्स में? 20%, बिल्कुल 20%। किसका? उस ईयर में जो भी डिपॉजिट्स आपकी मेच्योर होने वाली हैं उनका 20% हमें इसके अंदर जमा कराना पड़ेगा। कौन सी तारीख तक जमा कराना है इसको? 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा नया ईयर बिगिन होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, तो 25-26 के दौरान जो भी तुम्हारी डिपॉजिट्स मेच्योर हो रही हैं उनका पैसा, उनका 20% आपको कब तक जमा कराना है? अभी 30 अप्रैल तक जमा कराना है, करेक्ट? ठीक है। मेजरली डिपॉजिट्स के अंदर हमारे पास यही सारे प्रोविजंस हैं। अकॉर्डिंग टू मी तो तुम्हारे यही प्रोविजंस हैं। बाकी डिपॉजिट ट्रस्टीज और इनके बारे में थोड़े बहुत प्रोविजंस जो हैं उनको आप लोग वैसे ही रीड कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी तो बस इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरा हमने चार्ट यहाँ पे देखा है ये पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्म नंबर्स नोट डाउन कर लो अलग से, मैंने पहले भी कहा है इंडेक्स प्रिपेयर कर लिया करो इनका। DPT1, DPT2, DPT3। DPT1 किसका है? सर्कुलर का है। DPT2 ट्रस्ट डीड। DPT3 इज फॉर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। एक सेक्शंस का और एक ये केस लॉस का, सॉरी फॉर्म नंबर्स का, इनका भी अलग से सेपरेटली ये मेंटेन कर लिया करो इंडेक्स। डन, डिपॉजिट्स भी डन है इसमें। अब बाकी हमारे पास इसमें डिबेंचर्स बचता है, ये पूरा पोर्शन हमने कर लिया 73, 76। एक बार डिपॉजिट ट्रस्टी की क्वालिफिकेशंस तुम देख लेना और इसके ड्यूटीज़ वगैरह देख लेना, बहुत इजी हैं। हम लोग डायरेक्टली आते हैं अब
डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर्स भी टाइप ऑफ अ लोन ही होता है, डेट ही होता है ना। अच्छा, टाइप्स अलग अलग देखो। पहला रिडम्पशन के बेसिस पे है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल वो है जो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम हो जाएंगे, और इररिडीमेबल कौन से, जो हमेशा चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, यानी कि कंपनी के वाउंड अप होने के साथ वाउंड अप होंगे, या फिर कभी अगर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो उनको दे करके फ्री कर सकती है। लेकिन इशू के टाइम पे इसमें कोई भी टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप के हमारे पास डिबेंचर्स कौन से रहेंगे, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, ये वो डिबेंचर्स हैं जो जिनमें ऑप्शन रहता है, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, ऑप्शन या मैंडेटरी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इनको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी डिबेंचर होल्डर्स अब क्या बन जाएंगे, कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे। तो इनका फायदा है कि इनको ओनरशिप राइट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल वाले में क्या होगा, ये कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर क्या रह जाएंगे, डिबेंचर्स ही रह जाएंगे, और जब उनका ड्यू डेट आएगा तब उनका रिडम्पशन कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फुली एंड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब फुली वो हैं जिनको हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया। पार्टली वो जिनका एक हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। और एक और यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे कि आप क्या कर सकते हो। जैसे सपोज 100 डिबेंचर्स हैं, 60 को इक्विटी में कन्वर्ट करा लेना और 40 को तुम सिर्फ डिबेंचर की तरह रख लेना। अब वो तुम्हें ऑप्शन दिया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्सरसाइज करो या उनको ना एक्सरसाइज करो, फाइन। नेक्स्ट, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड, यानी ऐसे डिबेंचर्स जिसमें आपने क्या किया है, सिक्योरिटी रखी है, कुछ गिरवी रखा है। गिरवी कौन रखेगा, कंपनी या डिबेंचर होल्डर, कंपनी रखेगी। समझो, कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी बदले में गिरवी रखेगी ना। दूसरा, अनसिक्योर्ड, यानी जिसमें कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया गया है ना, कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। अच्छा, फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स जिनके ऊपर रेट फिक्स्ड रहेगा, कभी भी ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होगा। लेकिन फ्लोटिंग रेट वाले का इंटरेस्ट क्या रहता है, वो फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लोटिंग वाले का इंटरेस्ट रेट क्यों फ्लक्चुएटिंग होता रहता है ये, क्योंकि ये किसी बेंचमार्क रेट पे बेस्ड होता है। बेंचमार्क रेट जैसे सपोज करो बैंक ने अगर अपना रेपो रेट चेंज किया तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसका रेट चेंज कर देंगे, ऐसा करके। तो किसी ना किसी बेंचमार्क होगा, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होंगे जिसके ऊपर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली ये रेट क्या हो सकता है, नीचे ऊपर हो सकता है। तो ज्यादा रिस्की डिबेंचर्स कौन से हो गए, डिबेंचर होल्डर के लिए ज्यादा रिस्की कौन से हैं, फ्लोटिंग वाले हैं ना। फिक्स्ड वाले में तो उसको पता है हर साल हर महीने मुझे फिक्स्ड इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही, ये चीज़ है इसमें। एक और होता है जीरो कूपन डिबेंचर्स। दीज आर द डिबेंचर्स जिसके ऊपर कोई कूपन रेट होता ही नहीं है। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट है, यानी होल्डर को ऐसे डिबेंचर्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने कहा डिबेंचर होल्डर्स को इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, कूपन नहीं है इसमें, यानी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो ये हमने कुछ टाइप ऑफ डिबेंचर्स देख लिए यहाँ पे, फाइन। आफ्टर दिस अब हम लोगों के पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट, डिविडेंड। नाउ ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसको हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। कंपनी लॉ बहुत बड़ा है तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, फाइन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।